दोस्तों आज पढ़ेंगे आकलन के बारे में यानी असेसमेंट। आकलन सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया है जिन्हें हम विभिन्न माध्यमों से प्राप्त कर यह समझ सकते हैं कि विद्यार्थी क्या जानता है, क्या समझता है। अपने शैक्षिक अनुभवों से प्राप्त ज्ञान को परिणाम के रूप में व्यक्त कर सकता है, जिसके द्वारा छात्र अधिगम में वृद्धि होती है। आकलन की प्रकृति अनौपचारिक होती है। आकलन अभौतिक राशि को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। आकलन लोगों से सूचना एकत्रित करने की प्रक्रिया है जिन्हें विभिन्न माध्यमों जैसे असाइनमेंट, परफॉर्मेंस टेस्ट तथा नित्य प्रति प्रशिक्षण द्वारा एकत्र किया जाता है तथा छात्रों को बिना कोई ग्रेड या अंक दिए पृष्ठपोषण देने की सुविधा भी प्रदान की जाती है। यह सब छात्रों या उनके समूह द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है ताकि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में अंतिम मूल्यांकन के पूर्व सुधार संभव हो सके। अब देखते हैं आकलन की विशेषताएं। आकलन द्वारा यह ज्ञात किया जा सकता है कि बालक ने शिक्षण के अंत में वास्तविक अर्थों में क्या-क्या सीखा है। एक अच्छे आकलन में 5 गुणों का होना आवश्यक है और शिक्षक को छात्रों का आकलन करने से पूर्व यह ज्ञात कर लेना चाहिए कि आकलन इन गुणों को पूरा कर रहा है कि नहीं। आकलन की ये विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी। किसी भी आकलन की विश्वसनीयता सबसे पहले एवं महत्वपूर्ण गुण है। आकलन किसी भी समय या परिस्थिति में किया जाए किंतु उसका परिणाम सदैव समान होना चाहिए, तभी वह विश्वसनीय कहलाएगा। विश्वसनीय सामग्री वही है जिसमें एक स्तर के विद्यार्थी पुनः परीक्षा में लगभग एक समान उत्तर देते हैं। शिक्षक किसी भी योग्यता का हो, आकलन प्रायः एक ही समान होना चाहिए। अगर शिक्षक द्वारा एक ही आकलन हेतु अलग अलग अंक प्रदान किया जा रहा है तो ऐसे आकलन विश्वसनीय नहीं कहलाता है। दूसरा पॉइंट है वैधता यानी वैलिडिटी। वैध आकलन वही होता है जो वास्तव में उन्हीं उद्देश्यों का आकलन करता है जिन उद्देश्यों के लिए उनका निर्माण किया गया है। लेकिन प्रायः शिक्षक ऐसे प्रश्नों को बच्चों से पूछने लगते हैं जो प्रामाणिक नहीं होते हैं। तीसरा है मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन। एक अच्छे आकलन की यह विशेषता होती है कि वह मानकीकृत हो। एक मानकीकृत आकलन वही होता है जो विद्यार्थियों को एक समय सीमा, समान प्रकार के प्रश्न, समान निर्देशों को दिया जाए और जिसमें छात्र समान अंक अर्जित कर सके। चौथा है व्यवहारिकता यानी प्रैक्टिकलिटी। आकलन लागत, समय और सरलता की दृष्टि से वास्तविक, व्यवहारिक एवं कुशल होना चाहिए। पांचवा है उपयोगिता यानी यूटिलिटी। आकलन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी भी होना चाहिए। आकलन विद्यार्थियों एवं अध्यापकों की कमियों को जानने एवं दूर करने में बहुत लाभकारी होता है। अब देखते हैं आकलन के उद्देश्य एवं आवश्यकता क्यों है। आकलन की आवश्यकता या उद्देश्य आकलन की आवश्यकता एवं उद्देश्य विद्यालय में अध्यापन के पश्चात छात्रों की अधिगम क्षमता, रुचि, व्यक्तित्व आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आकलन की निम्नलिखित आवश्यकता एवं उद्देश्य। पहला देखते हैं विद्यार्थियों के संदर्भ में छात्र क्या जानते हैं, छात्रों की रुचियां जो है कौन कौन सी है, छात्रों की विशिष्ट आवश्यकता क्या है, छात्रों की योग्यता के अनुरूप पाठ्यक्रम चयन करने में क्या क्या समस्या आ रहा है। यह सब जो है आकलन के द्वारा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं विद्यार्थियों से। नेक्स्ट है अध्यापक हेतु। छात्रों के कौशल, योग्यता तथा अधिगम क्षमता को पहचानने के लिए, शिक्षण विधि का चयन करने के लिए, नई कक्षाओं के व्यवस्थापन के लिए और विद्यार्थियों के व्यक्तिगत आवश्यकताओं को जानने के लिए और शिक्षण सामग्री के विकास के लिए। नेक्स्ट है पाठ्य सहगामी क्रियाओं हेतु यानी करिकुलम एक्टिविटी के लिए। छात्रों की रुचि के अनुरूप पाठ्य सहगामी क्रियाओं का वर्गीकरण करने के लिए कौन सा छात्र किस कार्यक्रम में अधिक उपयुक्त है,
विद्यार्थियों की सांस्कृतिक, कलात्मक, रचनात्मक योग्यता को पहचानने के लिए। नेक्स्ट है परिवार के संदर्भ में माता-पिता को बच्चे की प्रगति एवं अधिगम के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए। घर की गतिविधियों एवं अनुभवों से संबंधित स्कूल की गतिविधियों को जानने के लिए। अब देखते हैं आकलन के लक्ष्य। आकलन के निम्नलिखित लक्ष्य हैं। शैक्षिक उपलब्धि का पता लगाना पहला लक्ष्य। छात्रों को शैक्षिक उपलब्धि को ज्ञात करना आकलन का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। शिक्षक छात्रों के पूर्व उपलब्धियों तथा शिक्षण के समय विभिन्न विधियों के माध्यम से उसका आकलन कर उसके अधिगम स्तर को ज्ञात करता है। अब देखते हैं आकलन के प्रकार। तो आकलन के प्रकार को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक शैक्षिक उद्देश्य के आधार पर और दूसरा है प्रकृति या क्षेत्र के आधार पर। तो शैक्षिक के आधार पर 3 प्रकार होता है, एक संरचनात्मक आकलन, योगात्मक आकलन और निदानात्मक आकलन। और प्रगति या क्षेत्र के आधार पर स्वयं आकलन, सहपाठी आकलन या फिर ट्यूटर आकलन। तो सबसे पहले देखते हैं संरचनात्मक आकलन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट। जब कोई भी शैक्षिक योजना अपनी प्रारंभिक या निर्माण अवस्था में रहती है तो उसका आकलन कर उसमें सुधार किया जाता है। तो इस प्रकार के आकलन को संरचनात्मक आकलन कहते हैं। अर्थात किसी भी शैक्षिक योजना का आकलन उसकी प्रभावशीलता, गुणवत्ता, वांछनीयता या उपयोगिता को बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो उसे संरचनात्मक आकलन कहते हैं। संरचनात्मक आकलन किसी भी शैक्षिक योजना को अंतिम रूप देने से पूर्व किया जाता है। अब देखते हैं संरचनात्मक आकलन की विशेषताएं। संरचनात्मक आकलन शिक्षकों को छात्र समझ, सीखने की जरूरतों और पाठ्यक्रम के दौरान अकादमिक प्रगति के आकलन के लिए किया जाता है। दूसरा है संरचनात्मक आकलन पाठ के बीच बीच में किया जाता है। तीसरा है संरचनात्मक आकलन शिक्षकों को उन अवधारणाओं की पहचान करने में सहायता करता है जिन्हें समझने में छात्रों को कठिनाई हो रही है। चौथा पॉइंट है संरचनात्मक आकलन में छात्र एवं शिक्षक दोनों के लिए गुणात्मक प्रतिक्रिया शामिल होती है। पांचवा है संरचनात्मक आकलन विद्यार्थियों को यह जानने का अवसर प्रदान करता है कि उन्हें कहाँ सुधार की आवश्यकता है। संरचनात्मक यहाँ पे है संरचनात्मक आकलन का प्रमुख उद्देश्य है कि शिक्षक अपनी शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करके छात्रों के सीखने में सुधार करके सीखने की क्षमता में वृद्धि कर सकता है। नेक्स्ट है समेटिव असेसमेंट यानी योगात्मक या फिर इसकी को नाम है संकलात्मक आकलन यानी समेटिव असेसमेंट। योगात्मक आकलन में एक निश्चित अवधि के पश्चात विद्यार्थी या छात्र का पूरा प्रदर्शन यानी ओवरऑल परफॉर्मेंस निर्धारण करने के लिए किया जाता है। योगात्मक आकलन में छात्रों को ग्रेड या मार्क्स प्रदान होता है जो उनके प्रदर्शन के स्तर को बतलाता है। योगात्मक आकलन से यह भी पता चलता है कि हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति में कितने सफल रहे हैं। योगात्मक आकलन का प्रमुख उद्देश्य है कि यह एक निश्चित अवधि में शिक्षक एवं छात्र की संपूर्ण गतिविधियों के बारे में बताता है। तीसरा टाइप है निदानात्मक आकलन यानी डायग्नोस्टिक असेसमेंट। निदानात्मक आकलन के द्वारा शिक्षक जो बच्चे असफल हो रहे हैं उन बच्चों की असफलता का पता लगाने के लिए निदानात्मक आकलन करता है। निदानात्मक आकलन का प्रमुख उद्देश्य है कि असफल छात्रों की असफलता का कारण पता लगाकर उसे उनकी क्षमता के अनुसार शिक्षण विधि का प्रयोग करके सफल बना सकें। अब देखते हैं निष्कर्ष। उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षण की प्रक्रिया में शैक्षिक उद्देश्य एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विद्यार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान एवं कौशल को जांचने एवं परखने के लिए वर्तमान समय में आकलन का भी प्रयोग किया जा रहा है। हमें यह भी जानते हैं कि वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली चल रही है जिससे शिक्षण प्रक्रिया में आकलन का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है।